बोला कि सवाल आपसे पूछा गया, दिल्ली के सीएम जेल में और आप कहते हैं कि होली पर अरविंद केजरीवाल की मनोकामना पूरी हो गई। अब कोई जेल में जाने की मनोकामना थोड़ी करेगा कि मुझे जेल में जाना पड़े, तिहाड़ों में रात गुजारनी पड़े। नहीं, आप पुराने वीडियो निकालिए ना, दिखाइए देश को। इन्होंने कहा था कि देखिए ये ईडी वाले नौटंकी करते हैं, मनीष सिसोदिया को समन भेजते हैं, केवल बातों में इनके ऊपर आरोप लगाते हैं, इनको पकड़ के जेल में नहीं डालते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि इनको जेल में नहीं डालते, फिर जब वो जेल में चले गए तब इनको समन आए। अरविंद केजरीवाल जी को एक नहीं 9 बार समन आए ईडी के। क्या इनके पास इतना समय नहीं था कि ईडी के सामने जाके पेश होते? चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, मुख्यमंत्री में कौन सा चुनाव प्रचार था? मार्च तक इनके पास चुनाव प्रचार ही चल रहे थे। क्या बाकियों के लिए जांच एजेंसियां अलग, अरविंद केजरीवाल के लिए अलग? अलायंस वगैरह कर रहे होंगे, कांग्रेस के साथ मीटिंग कर रहे होंगे, अलायंस भी तो हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताइए जी, आप कोई समय तारीख पूछ के इनसे बता दीजिए कब जांच एजेंसियां काम शुरू करेंगे। चलिए, अब तो तिहाड़ प्रशासन के अंतर्गत है। ये अजीब सी बात है कि ये कहते हैं अब चुनाव आ गया तो जांच एजेंसियां क्यों? अरे पूरे साल में कितने चुनाव देश में होते हैं? तो इसका मतलब जांच एजेंसियां बंद हो जाएं। जब हम कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, 5 साल में एक ही बार छुट्टी मिल जाए तो देश का पैसा भी बचेगा, टैक्स पेयर का पैसा भी बचेगा और देश के विकास करने के लिए और समय मिल पाएगा देश को। तो उसका भी ये विरोध करते हैं। इसीलिए विरोध तो नहीं करते कि जांच एजेंसियां काम ना कर पाए। रामलीला मैदान की अभी बात हुई तो पूरा विपक्ष एकजुट हुआ और एक ही मकसद था उसमें कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है। ये सवाल चुनावी मौसम में इसलिए पूछना जरूरी हो जाता है कि हमारा देश, एक मुल्क जो है वो एक हेल्दी लोकतंत्र है, लेकिन अगर एजेंसीज ऑपोजिशन के पीछे जाएंगी तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा, ये सवाल खड़ा होता है। और ये सारे सवाल मैं सिर्फ नहीं पूछ रहा, आप ये सवाल कई विदेशी देशों ने भी पूछे हैं, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट के बाद। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट पे कोई पाकिस्तान का पत्रकार जाकर विदेश में गुहार लगाएगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं कि इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। अगर पंजाब के चुनावों में आतंकवादी संगठन खुले में इनका समर्थन करने आते हैं तो आपने समझ सकते हैं आम आदमी पार्टी के तार कहाँ जुड़े। विदेश में रहने वाले जो पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहते हैं वो कहते हैं हमने इतने 100 करोड़ की फंडिंग इनकी कर दी, तो आप समझ सकते हैं इनके तार कहाँ जुड़े हैं। इस पे इनको सफाई देनी चाहिए कि आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों है कि देश में इनको समर्थन कम मिल रहा है, लेकिन जो विदेशी ताकतें हैं वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को और हल्का करने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। आज हमें दुनिया से नसीहत लेने की ज़रूरत नहीं है। भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होते हैं और आगे भी होंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे मजबूत लोकतंत्र है। लेकिन विपक्ष तो ये भी आरोप लगाता है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके बीजेपी चंदा वसूलने का काम कर रही है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल झूठे आरोप है। हमारी 18 राज्यों में सरकार, देश में 300 ज़्यादा एमपी हमारे लोकसभा में, 100 के लगभग एमपी हमारे राज्यसभा में, 400 सीटों वाली पार्टी के पास और 18 राज्यों में सरकार के पास मात्र 6,500 करोड़ रुपए का चंदा आया, जबकि एक राज्य में सरकार वाली तृणमूल के पास 1,600 करोड़ का चंदा आया। कांग्रेस की कहां सरकार है? 40 सांसद नहीं इनके पास इकट्ठे हो पाते। लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड तो बीजेपी ने कैश कराया ना, 6,000 करोड़ के। भाई हमारी सीटें तो देखो, 400 सीटों वाला राजनीतिक दल जिसके 400 सांसद हों, 18 राज्यों में सरकार हो, उसके पास मात्र 6,500 करोड़ रुपए का चंदा आया। तृणमूल पार्टी एक राज्य में 1,600 करोड़, कांग्रेस की दो राज्यों में सरकारें छोटे छोटे में, और उसमें भी उनके पास 1,400-1,500 करोड़ का चंदा ज्यादा है। आप इस पे मुझे गुणा भाग करके लेकिन ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसको लेकर एक सवाल है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सामने आने से बीजेपी फंस गई है? ऐसा बार बार जो आरोप लगाया जा रहा है, इस पर आज आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस पे कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पारदर्शिता चुनावों की फंडिंग में लेकर आए, बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए। 2014 से पहले के किसी चुनाव का देश ने कितने चुनाव देखे? बहुत सारे। 15 लोकसभा उससे पहले चुनी गई, यानी कि 15वीं लोकसभा 2014 में, 16वीं 2014 में आई और 2019 में 17वीं लोकसभा आई। बिल्कुल, यानी कि उससे पहले 15 लोकसभा के चुनाव हुए।
आप मुझे किसी एक लोकसभा के या विधानसभा के जितने चुनाव हुए उसमें से पॉलिटिकल फंडिंग कितनी मिली, आप मुझे देश के सामने आंकड़े रखो। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं, विपक्ष कहता है कि ये मोदी जी उगाही करने के लिए लेके आए, ये स्कीम ही उगाही वाली है। देखो भाई जी, क्या 2014 से पहले देश में चुनाव नहीं हुए? बिल्कुल हुए। चुनावी फंडिंग हुई। क्या आप मुझे एक भी चुनाव की फंडिंग की जानकारी दे सकते हो? नहीं दे सकते आप, है ही नहीं अवेलेबल। तो कहां से? क्योंकि अगर किसी को 100 करोड़ रुपया दिया, उनमें से अगर उस नेता ने अपनी पार्टी के नाम पे 10 करोड़ जमा कराया, 90 करोड़ घर ले गया, तो आपको क्या पता होगा? लेकिन कोई चेक से तो आया नहीं। लेकिन कोर्ट ने तो फिर भी नहीं मैं फैसला दे दिया। आप अमीश जी, वो आपके पास जानकारी नहीं आएगी कितना पैसा आज तक आया। बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आए तो जितना पैसा आया वो पार्टी के नाम पे आया, व्यक्ति के नाम पे नहीं आया। पहली बात तो पारदर्शिता आई। दूसरा, आपको जानकारी प्राप्त हो पाई जो मिला। जिस कंपनी ने वो पैसा दिया उसको भी टैक्स का बेनिफिट मिला और राजनीतिक दलों को भी अपने खाते मेंटेन करने पड़े। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने खाते मेंटेन नहीं किए। 2000 रुपये से ज़्यादा का नकद चंदा जब आप इकट्ठा करते हो तो आप उसको जानकारी लेनी पड़ती है किसने दिया। कांग्रेस ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ही नहीं भरी, और जब आईटी डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस दिया तो ना उन्होंने वो वापस फाइल की अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न। एपेलेट ट्रिब्यूनल गए, वहाँ पे केस हारे। ये कोर्ट गए, वहाँ पर हारे। क्या कांग्रेस के लिए कानून अलग से बनाते हैं? कांग्रेस कहती है हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमारे अकाउंट फ्रीज करा दिए, हालांकि लीन करे थे वो अकाउंट, लेकिन वो तो कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। कांग्रेस तो लगातार परेशान है। यही इसी में उत्तर बचा है जी। जो मैंने पहले कहा कि अगर 100 करोड़ चंदा आया तो पार्टी के नाम पे कितना है और परिवार को कितना गया। तो कांग्रेस पार्टी में नहीं होगा, परिवार के पास कितना है ये तो अमूमन कहा जाता है। ये बात नॉर्मली हम टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं बोलते, लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो उसके नेता अमीर है, पार्टी गरीब है। बीजेपी पार्टी अमीर है लेकिन नेता गरीब है। देखिए, हम लोग कोई राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए। राजनीति आपके लिए एक अवसर है कि आप सत्ता में जब आओ तो सेवा कर सको। प्रधानमंत्री जी ने प्रधान सेवक के रूप में काम किया और हमें गर्व इस बात का है कि आज देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने 23 साल सीएम और पीएम के पद पर रहते हुए एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली, एक दिन का अवकाश भी नहीं लिया। और आप देखिए इससे बड़ी पीड़ा का क्षण क्या होगा जिसकी माता जी का देहांत हो जाता है और प्रधानमंत्री जी 2 घंटे के अंदर अग्नि देने के बाद फिर देश के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। वाकई ये एग्जाम्पल, उन्होंने क्षण क्षण देश के लिए जिया है, देश के लिए पाई पाई बचाई भी और देश की भलाई के लिए लगाई भी, गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। ऐसा व्यक्ति कई सदियों में नेता ऐसा मिलता है। ये देश का सौभाग्य है, आज देश को नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक प्रधानमंत्री मिला है। जी। तो राहुल गांधी की कॉम्पिटेंस कैसी लगती है आपको? ये मुझे जवाब नहीं देना है। मेरे लिए राहुल जी भारतीय राजनीति में एक सीनियर नेता हैं जो 4 बार के सांसद हैं, 4-5 बार के, और एक राजनीतिक दल जो सबसे पुराना है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। लेकिन वो समर्पित कितने हैं, सीरियस कितने हैं और उनका विजन देश के लिए क्या है, इसके ऊपर शायद बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठते रहते हैं। आपको क्या लगता है, मतलब आपने तो, क्योंकि आप भी बहुत जो मुझे ध्यान में आता है, आपका राहुल गांधी का पॉलिटिकल सफर एक साथ ही लगभग शुरू हुआ होगा। मेरे से सीनियर है, मैं 4 बार का सांसद हूं। वो मतलब थोड़ा सा फर्क है। तो आपने तो उनको सरकार में भी जब थे तब भी देखा, तो आपको क्या लगता है व्हेन यू एनालाइज राहुल गांधी एज अ पॉलिटिशियन, एज अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज योर टेक? आपका व्यू क्या है? मैं जब भी देखता हूं मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। मुझे लगता है कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए, जैसे ही राहुल गांधी जी कहीं पे कुछ बोलते हैं मुझे पता चल जाता है इस बंजर भूमि में भी बीजेपी के लिए कमल खिलने वाला है। जी। एक और सवाल है, फिर मैं आगे सवाल बढ़ाता हूं। क्या सवाल है आपका? आप तो फिटनेस की एडवाइस लीजिए अनुराग जी से। जी सर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा
कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के कोई ऐसे कड़े नियम नहीं है जहां आज देश का युवा और छात्र अपना यूट्यूब चैनल चलाकर पत्रकारिता कर सकता है, बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने खुद बना सकता है। और अब तो आरएनआई की प्रक्रिया भी आसान हो गई, अपना अखबार भी आजकल युवा अपना चला सकता है। तो ये तो मेरा धन्यवाद था। और सवाल ये है, आपसे हर जगह कई जगह पूछा भी जाता है कि अगर बीजेपी आपको सीएम बनाना चाहेगी तो आप बनना चाहेंगे, पसंद करेंगे या नहीं। और कई बुद्धिजीवियों का ये भी मानना है कि बीजेपी की सरकार जिस राज्य में आती है तो वहाँ पर सीएम वही बनता है जिसको संघ चाहता है। इस पर आपकी क्या मानना है? देखिए, मैं 2 बातें कर दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहीं पे भी हस्तक्षेप बीजेपी के राजनीतिक निर्णयों में बिल्कुल नहीं होता है। जहां दूसरी ओर मेरी बात है, मैंने कभी ये भी नहीं चाहा कि मैं राजनीति में आऊं, लेकिन जब मुझे अवसर मिला आने का तब मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेहनत की है, जो भी भूमिका पार्टी ने दी लोकसभा चुनाव लड़ने की, 4 चुनाव आज तक लड़ा हूँ। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर बार नए रिकॉर्ड के साथ चुनाव जिताया है। 5वीं बार लड़ने जा रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है अब की बार 5 लाख पार करके ही आएंगे।